सो के उठ रहे हैं नालायक। आदत नहीं है ना सुबह सुबह पढ़ने की तुम लोगों को। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे 6 बजे आए होंगे, है ना, 6 बजे क्लास थी ना, बच्चे आ गए थे 6 बजे, ठीक ठाक बच्चे आए थे, कम बच्चे आए होंगे फिर भी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो मैंने ये कहा आप लोगों से कि एनिलीन का सिस्टम है और एक CH3NH2 है। यहाँ से मुझे एक बात पता लगती है कि दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है। तो सर बेस अच्छा वो जो अपने लॉन पेयर को डोनेट करे, लेकिन यार यहाँ जो लॉन पेयर है वो इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, जबकि इसका लॉन पेयर जो है डोनेशन के लिए अवेलेबल है, राइट। तो कीप इन योर माइंड, एलिफेटिक जो अमीन होता है, कौन सा अमीन, एलिफेटिक अमीन, वो बेसिकली अच्छा बेस होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। इसके अलावा एक बात और समझ, सुन बेटा, जो ये बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, ये लॉन पेयर रखता है। जब लॉन पेयर आगे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां जनरेट होगा, यहां जनरेट होगा और यहां जनरेट होगा, सही बात है। तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करना चाह रहा है लाइक NO2 पॉजिटिव, तो भाई साहब वो कैसा डायरेक्टिंग माना जाएगा, सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग माना जाएगा। कौन, एनिलीन। बोलो गेम मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि एनिलीन इज कंसिडर टू ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप सिंस प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से एनिलीन किसकी तरह काम करता है बेटा जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये बातें समझ में आ गई? सर बेसिक बातें हैं, क्यों समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यार इसकी ना एक लिमिटेशन है। क्या? मान लो आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो और यहां तुम्हारा कोई XYG रिएजेंट है और आपने इसके साथ लगा दिया कोई लुईस एसिड टाइप का, जैसे AlCl3। तो आप याद रहे कि लुईस बेस की तरह तो बिहेव करेगा कौन, एनिलीन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, कुछ हद तक डोनेशन तो देगा ही देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, ये इसको भूल जाएंगे और ये रिएक्शन आपस में ही कर लेंगे। आपके कंपाउंड की जो आइडेंटिटी थी वही बदल जाएगी। कहने का मेरा मतलब है एक अच्छा सा सॉल्ट बन जाएगा भैया, और स्टेबल सॉल्ट है। तो आप जो सोच रहे होंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, वो एनिलीन क्यों नहीं देता, उसका बड़ा रीजन यही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्योंकि सर एनिलीन अपने आप में लुईस बेस है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम लोग एक लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं या प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। यही रीजन है कि एनिलीन जो है वो सॉल्ट बना देता है, ना कि कोई आपका डिजायर प्रोडक्ट। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो सर नाइट्रेशन में भी तो करते हैं सर हम लोग H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। सर यहाँ भी तो एसिड ही यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी यही होता है कि एसिड की प्रेजेंस में ये एनिलीन क्या काम करता है, एक H+ आयन को उल्टा खींच लेता है। जब खींच लेता है तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन, और जैसे ही प्लस चार्ज आया तो अब ये पैरा के साथ साथ ना मेटा भी बिहेवियर शो करने लगता है। जब ये ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अटैक करेगा जो कि मेटा पोजीशन है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, पहली बात एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अदरवाइज अगर केवल एनिलीन के साथ रिएक्शन कहीं हो रही है तो भैया ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेरा ये कहना है। यही रीजन है कि नाइट्रेशन करते वक्त पैरा तो बनता ही है और एक बड़ी अमाउंट में मेटा भी बन जाता है, यानी कि 51 और आपका 48 और 1% ऐसे रेशो होता है ऑर्थो पैरा मेटा का। तो आपको कोई ये पूछ सकता है कि भाई नाइट्रेशन करते वक्त मेटा पोजीशन पर इतना खतरनाक डोमिनेशन क्यों दिखाई देता है, 48% इज ए गुड यील्ड और 51% जो है पैरा बनना है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि नाइट्रेशन एनिलीन का पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा, क्योंकि 51% ही पैरा अमीन बनेगा, पैरा नाइट्रो बनेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर ये बातें तो बेसिक है, आसानी से समझ में आई। एक बार मैं इसको सम अप कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे आते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। 32 से 40 हो गए, 40 से 50 हो गए, 55 होगा, अभी 60 हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर 70 हो जाएंगे धीरे धीरे, और इनका सब ये जो है ना उड़ जाएगा बिल्कुल। ऑर्थो इसीलिए कम होता है कि पैरा पोजीशन तो एक्टिव होती है आदित्य, है ना।
जैसे ही वो पैरा बना देगा 51% वो तो बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो एक H+ साइन को ले लेगा तो ऑर्थो का अमाउंट मिनिमम हो जाएगा और मेटा का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो से ज्यादा हो जाएगा, विच इज 48%। चलो अब ये कहानी भैया मैं यहाँ पर जो है कवर कर देता हूँ और आगे मूव करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखें। अभी जस्ट मैंने टॉपिक स्टार्ट ही किया है, तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो घबराए ना, बस बोर्ड की तरफ देखते रहें। सी तो लेट मी स्टार्ट द सेशन, दैट इज, अरे फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, अभी हमें केमिकल पढ़नी है, ये सब पढ़ेंगे बाद में। दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन। क्या पढ़ना है बेटा जी, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है जो हाइड्रोजन के बेसिस पर होने वाली है, जिस पहली रिएक्शन का नाम है एल्काइलेशन। क्या नाम है भाई का, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ अमीन। आप तो समझ में आ रहा होगा ये क्या बेसिकली बात बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये CH3NH2 है प्यारे बच्चों, और आपने इसका एल्काइलेशन करा दिया, यानी कि CH3Cl करा दिया AlCl3 टाइप की प्रेजेंस में। तो आपको क्या करना चाहिए बताइए जरा, एनहाइड्रस, आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ से एक H लेना चाहिए और यहाँ से एक Cl लेना चाहिए। HCl को बाहर कर दो और कंपाउंड के अंदर क्या बना दो, CH3NH और CH3। ऑल दो आप अगर एक और मोल ले लेंगे तो यहाँ से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, H फिर से चला जाएगा। इसका मतलब ये महाराज से 1 डिग्री, आपने जो इसको बना दिया वो कितने डिग्री बना दिया, 2 डिग्री। आप चाहो तो इसको 3 डिग्री भी बना सकते हो, राइट। तो आपको मैं सबसे पहले वही रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl के साथ आप फर्दर जो है कंपाउंड बना रहे होंगे। सी दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है एसाइलेशन। जैसे आप अगर हेलोअल्केन्स हेलोअरिन्स पढ़ के आए हो तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिशा बहुत ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करो। एसाइलेशन का मतलब होता है, ये होता है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा बेटा जी इसी को ऐसा लिखा जा सकता था, CH3CO का ट्वाइस और यहाँ से O, CH3CO का ट्वाइस और यहाँ से O। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एसाइलेशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा जी, एसाइलेशन। अल्टीमेटली यहाँ जो निकलने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना वो यही है। एक्चुअल बात देखो ऐसी है, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा बनता है, ठीक है। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, ये दोनों एक ही चीज़ है। इस बात को आप लोग अपने जीवन में गांठ बांध लो। तो जैसे मैंने आपसे बोला ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास NH2 है बच्चा, और यहाँ से मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में। आप मुझे बताइए जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बेसिक बात है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि सर एक हाइड्रोजन को हटाकर ही जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। ये पलक नाम से कौन बच्चा है बेटा। अब इसके बाद जो रिएक्शन है उसका नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, आपने सुनी होगी शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। सर ये हमारे बड़े वाले ब्रह्मास्त्र में भी आने वाली रिएक्शन है और बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए क्या होता है, समझो इस बात को। ये बेंजीन के ऊपर जब NH2 लग जाता है तो इस पिक्चर का नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है इस पिक्चर का, एनिलीन। और इस एनिलीन पर अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं किसकी, जिसका नाम है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ ऐसी होती है कि यहाँ से Cl और यहाँ से H है, कौन बाहर हो जाएगा, HCl। और कंपाउंड के अंदर जो मुझे दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, दैट विल बी NH, दैट विल बी NH और CH3। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ करिए क्या मैंने, करी है। एक्चुअली यहाँ पर यूज होता है CH3COCl और इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बेस यूज करना है, AlCl3 यूज नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पर आप चाहो तो इस AlCl3 को यहाँ पर हटाओ भाई। उसका रीजन आप लोग समझ में आ रहा है, मैं क्यों हटवा रहा हूँ इस बात को, क्यों सर क्यों हटवा रहे, क्योंकि सर ये जो AlCl3 है ना ये बेसिकली इस अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करें पायरिडीन बेस लगाएं। बोलो गेम समझ में आ रहा है भाई सभी बच्चों को। अब यही कहानी तो सिखाई है थोड़ी देर पहले
कि भाई AlCl3 इसके साथ रिएक्शन होने से पहले इसी के साथ रिएक्शन कर लेगा लॉन पेयर होने की वजह से। तो यहाँ पर पायरिडिन बेस की प्रेजेंस में जो कंपाउंड बनेगा वो Cl और H बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, दैट विल बी COCH3। और इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटानिलाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे बोला कि शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन क्या चीज है। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन ये चीज है कि एनिलीन पर जब CH3COCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पायरिडिन की प्रेजेंस में। सर पायरिडिन बेस ही क्यों यूज किया भाई? अगर मैं यहाँ पर AlCl3 यूज करता हूं जो कि लुईस एसिड है तो क्या होता है बेटा, ये इसको भाई साहब को इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड ही नहीं होने देता। तो आप लोगों ने क्या यूज कर लिया, बेस यूज कर लिया। पैराडिन इज ए वीक बेस। पैराडिन कैसा होता है बेटा जी, वीक। एनिलीन भी वीक ही है, दोनों ही वीक बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगी, राइट, एसिटानिलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, कल को सर हो सकता है ये ना हो, कुछ ऐसा हो, बेंजीन C6H5 COCl, इसका एक H इसका एक Cl, फिर से NOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन बाहर होगी और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर NH और यहाँ से CO और यहाँ से C6H5। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए भाई, तुम्हें कौन सी रिएक्शन पूरी याद करनी है, मैं तो आपको बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन में एनिलीन से एसिटानिलाइड बना देते हो और ये जो एसिटानिलाइड आप लोगों ने अभी बनाया ना बेटा, ये लॉन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। यहाँ लिख भी देता हूँ, इट इज बिहेव लाइक ऑर्थोपैरा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा जी, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगा देगा। कृपया करके स्पीड में नोट करें सभी। अदिशि, अभिनव, अचल, आदित्य, अक्षित, अनन्या, अंशिका, सैनी, अर्चिता, अर्नव, गौरी, हर्ष, ज्योति, लक्ष्य, लक्षित, मनस्वी, मंथन, नव्या, प्राची जैन, संभव, समीक्ष, सानवी, विधि, विशाल, यश, यशिका, अदिशि, उत्कर्ष। पूरी ईमानदारी से इस खेल को खेलो भाई, बहुत ध्यान से इस डेटा को नोट करेंगे सभी। सारा डेटा आज की क्लास में आज ही नोट करना है बेटा जी, घर के लिए नहीं, अभी नोट करो। सब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव तो भाई हालत खराब कर देगा, नोट करना था। अरे यार ऐसे देख लो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, बार बार मत पूछना, ठीक है, एक बार सुन लो, एक बारी में सुन लीजिए कौन कौन से चैप्टर आएंगे, बार बार ना मैं पूछने दूंगा, पूछोगे तो बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। चैप्टर का नाम होगा पहला सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, T&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और आप लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। इसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक। और आप लोगों का एक आ जाएगा कौन सा, अमीन्स। कितने चैप्टर हो गए दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है। तो मान ले मैं बता रहा हूं किस में से कितना दूंगा, सुन ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो मुझे सवाल देने हैं 1 2 3 4, ये सवाल बेटा जी मैं सीधा सीधा सवाल दे दूंगा 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन दे दूंगा भाई, 40 नहीं और ज़्यादा देने पड़ेंगे। मिला के इसमें से सवाल देने चाहिए मुझे 15 15 चौके 60 सवाल दूंगा भाई इसमें से, सुन ले, ठीक है ना, 60 सवाल इसमें से दे दूंगा। इन दोनों से मिला के जो है
15 सवाल दे दूंगा भाई, ठीक है। और सुन ले, कितना हो गया ये, 75 हो गया। तो 90 होंगे ना फिर, 360 नंबर का हुआ फिर पेपर है, हैं? इसमें से थोड़ा बढ़ा देता हूँ यार, ये बढ़िया चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, इसको 20 कर देते हैं, सुन ले। और सॉल्यूशन में से, सुन बेटा, सॉल्यूशन में से सवाल दे देंगे आप लोगों का, इसमें से दे देंगे आप लोगों को 8, इसमें से दे देंगे आप लोगों को इलेक्ट्रो में से, सुनो, ये 6 करेंगे, ये 8 करेंगे, 8 से कितने हो गए 14, और ये 6 कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का 20 सवाल और हो गए, तो ये नहीं, कोई चॉइस नहीं हो, ठीक है। टोटल हो गया भैया 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। इंटीजर जैसे 60 है तो 60 में से मान लो 10 इंटीजर, 10 इंटीजर या 15 इंटीजर, वो अब मैं उसी समय डिसाइड करूंगा, अब ये सब नहीं, आप लोग पढ़ के आना प्रॉपर तरीके से, ठीक है भैया। चल लेवल क्या होगा सुन लो। निखिल बेटा तुम्हारा वो पेपर अलग है जो तुम सोच रहे हो ना, वो पेपर अलग है, पहले इसको फोकस करेंगे। समझ में आ गया, 400 नंबर का पेपर होगा, और लेवल जेई मेन होगा भाई, जेई मेन एंड नीट, एडवांस लेवल नहीं होगा, जेई मेन एंड नीट लेवल होगा अभी, ठीक है ना। एडवांस के पेपर होगी तो भैया अभी बात आ ही जाएगी आप लोगों को दिसंबर के बाद, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेंस पर आप लोग फोकस करके चले भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि 400 नंबर का पेपर होगा। अब ये इसके बाद कोई बच्चा मुझसे दोबारा ना सिलेबस पूछे, और ना भाई मैं किसी को बताने वाला है सिलेबस, ठीक है। ये अपने रिकॉर्ड के लिए मैं रख लेता हूं। और तुम लोग पढ़ाई शुरू कर दो। कब होगा पेपर जी? फ्राइडे, इस कमिंग फ्राइडे पेपर है। चलिए एस ले लो, ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लस देखें। अब सभी हम लोग यहाँ तक तो मूव कर गए थे, केमिकल रिएक्शन पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। पहली केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी, इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोगों ने जो रिएजेंट है उसको लगा दिया है बेटा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, ठीक है। 400 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय होगा। जो जो बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई करेगा, पेपर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो डिपेंड करता है, वैसे 200 नंबर तो रखूंगा, जिसके 200 नंबर प्लस होंगे उनको बिल्कुल सेपरेट बैच में डाल के आप लोगों का शुरू कर दूंगा पॉलीमर, और आप लोगों का एडवांस वाले जो टॉपिक हैं पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन टॉपिक्स को, सिलिकेट वगैरह को शुरू कर दूंगा बेटा जी। जिनसे नहीं होता आप परेशान नहीं होंगे, आराम से खुशी खुशी जीवन जिएंगे भाई। 100 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे का समय होगा। वानी वानी अभी तो सो के उठी है मुझे लग रहा है। चल ध्यान से देख, एलिमिनेशन रिएक्शन सुनो। एलिमिनेशन रिएक्शन ना बेसिकली 2 प्रकार की होती है बेटा। एक एलिमिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है सेटजेफ, पढ़ा है ना, और एक एलिमिनेशन पढ़ा है, नाम है इसका हॉफमैन, सुन ले। एक पढ़ा था सेटजेफ, एक पढ़ा था हॉफमैन। हॉफमैन स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? जहां पर डबल बॉन्ड लगना है वहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या चाहिए होते थे बेटा जी? उल्टा, ज्यादा चाहिए। कहने का मेरा मतलब है अल्फा हाइड्रोजन जहां पर कम होंगे डबल बॉन्ड बनने के बाद वो हॉफमैन स्टेबल होता है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा जी? सेटजेफ, सीधा सा रूल है ना। और ये जो अमीन होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री, ये किसको फॉलो करता है बेटा जी? याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री ये किसको फॉलो करता है बेटा जी? हॉफमैन को फॉलो करता है। अब 3 डिग्री के केस में तो ये पूरा मॉलिक्यूल उड़ जाता है, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी, और समझने की कोशिश करें। कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे 3 इक्विवेलेंट CH3 आई, अब इसका मैकेनिज्म पे मत जाना, बस काम की बात सुनो।
3 मॉलिक्यूल CH3I के आपको दिखाई दे, एक्वस Ag2O या KOH एक्वस दिखाई दे यानी कि OH बनाने वाला, और फर्दर हीट दिखाई दे, तो उसका सीधा सा सेंस है इस NH2 को हटाओ और उस समय क्योंकि और हॉफमैन स्टेबल कर दो। फिलहाल के लिए तो हॉफमैन शेडजेफ क्या है, जब 2 ही कार्बन है, तो सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक एल्कीन। मतलब 2001 जेई मेंस में मैंने ये सवाल देखा था, जेई 2001 में। उसके बाद से मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई सवाल नहीं देखा, तो मैं कह सकता हूं कि मतलब इसको ठीक है, देख सकते हो, इसको देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें। इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होता होगा बेटा, सर ये NH2 जाएगा और हॉफमैन स्टेबल बनाना है, आप यहाँ एल्कीन मत बनाने देना, बस ये मेरा कहना है। आपको जो एल्कीन बनानी है वो कैसे बनानी है बेटा जी, इस तरीके से बनानी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जबकि यहाँ अगर मैं देखता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक होता है और ये आपस में क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्कीन बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैकेनिज्म की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है इसके। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा सर, ये मॉलिक्यूल ऐसे बाहर हो जाएगा और इस रिंग के साथ ये पर्टिकुलर डबल बॉन्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसे। यस सर नो, ये बातें बहुत बेसिक है, आसानी से सभी बच्चों को क्लियर होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका नाम है टोसाइलेशन। ये जो टोसाइल है ना बेटा, ये बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है। ये पर्टिकुलर आपको जो दिखाई दे रहा है तुरंत अपने Cl को दे देता है, राइट। इसका नाम है टोसाइलेशन, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, कौन बाहर हो जाएगा NaOH बेस की प्रेजेंस में, HCl बाहर हो जाएगा। तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा बताओ सर, ये ऐसा दिखाई देगा CH3NH, और यहाँ से H डबल बॉन्ड O, और यहाँ से इस तरीके से एक रिंग दिखाई देगी जिसका नाम बेंजीन होता है, और यहाँ से CH3। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोसाइलेशन के नाम से जानते हैं। सर आइडिया नहीं था, क्लास वीकेंड वीकडे कंबाइन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, समझ में आ जाएगा। अभी टॉपिक आज लेट ही शुरू हुआ है, ये समझ सी। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा सर, ये वाला Cl यहाँ से बाहर, ये H यहाँ से बाहर, तो यही पिक्चर कैसी दिखाई देगी, CH3NH, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आ जाएगा C से। मतलब अमीन्स की सबसे खास बात क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक हाइड्रोजन को हटाकर आप रिएजेंट को जोड़ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% रिएक्शन के लिए बातें जो है वैलिड है। सी यहाँ आ जाए, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये Cl यहाँ से, ये एक H यहाँ से, HCl फिर से बाहर, और ये कंपाउंड कैसा दिखाई देने लगेगा मुझे, ऐसा कुछ बेंजीन, और यहाँ से ये NH, और यहाँ से ये CO, और यहाँ से ये CH3। सर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इस पर्टिकुलर रिएजेंट को लिखा था एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड इसको लिखा था, है ना। और ये कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह ये काम करता है। चलो, होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। इफेक्टिवली आराम से ये बातें आपको क्लियर नहीं होंगी। चलें जी आगे, आगे बढ़ जाएं भाई। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? अमोक गुप्ता सो रहे थे क्या यार? आज तो विजयदशमी है भाई, आज तो जल्दी उठना चाहिए बच्चों को। सोच रहे होंगे आज ही तो सोने का दिन है। सुबह जल्दी जगने वाले बच्चे का ब्रेन शार्प रहता है ऑटोमेटिकली, याद रहे आप लोग सभी। जो बच्चा सुबह लेट तक उठता है उसके पूरे दिन में आलस उसके शरीर में रहेगा ही रहेगा। ये बातें कह के बहुत सारे टीचर लेट उठते हैं, ठीक है। मैं मंडे लेट उठता हूँ बस, मंडे जो है ना, मंडे तो मैं आराम से लेट उठता हूँ, मंडे मंडे बस। बाकी मैं सारे दिन 6 6:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं बढ़िया सोता हूँ 7 8 घंटे मस्त, सोने में कोई कमी नहीं है। अभी आजकल थोड़ा PhD का प्रेशर है तो कभी कभी थोड़ा कम कर देता हूँ, नहीं तो सोता मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ। चलें भाई आगे, आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ जाए भाई। एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है बेटा, नाम है इसका, हुआ बेटा? कर 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 जल्दी कर, कोई बात नहीं।
मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सुना है बेटा जी आपने लोगों को नाम? मस्टर्ड ऑयल, हाँ जी पढ़ा है। क्या होता है इसका रिएजेंट बता? क्या क्या डालते हैं? क्या सरसों का तेल डाल? तेरी बात देख, बाहर वाले लोगों को ही पसंद नहीं आ रही है, देख रहा है, वो लोग भी ये कह रहे हैं कैसे कैसे लोगों को इंसान का जन्म मिल जाता। नहीं, चले आगे, आगे बढ़े बेटा। बिल्कुल जेती सही कह रही है। HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर रिएजेंट लाइक CH2C। चलिए भाई, तो ऐसा मान रहा हूं कि इन्होंने ये रिएक्शन अब यहां पर नोट कर ली होंगी बेटा। अगली रिएक्शन है पॉइंट नंबर 6, रिएक्शन विद CH2 एंड HgCl2। इसी को बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या नाम है इसका? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? देखो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आपने लिख दिया CH2 HgCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। देखो कितना सिंपल है, यहां से दो H उठा, यहां से 2 Cl, 2 HCl बाहर कर दिए, और एक यहां से कौन बाहर कर ले बेटा जी? ये बाहर कर दे, HgS। मरकरी के कंपाउंड है, ऑब्वियस है डार्क कलर के होंगे, तो यहां से क्या काम करेगा बेटा जी? ये नाइट्रोजन को इसके साथ जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा? दैट विल बी CH3CH2, और यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास नाइट्रोजन, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और सल्फर। सर इसका नाम क्या होगा, कोई भी बच्चा बताए? ये NCS ग्रुप का नाम होता है आइसो थायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट, क्या नाम है इसका? आइसोथायोसाइनेट। अब ये रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी रिएक्शन यहां देखना, इसमें क्या होगा सर? यहां भी यही काम करने वाले हैं। अगर COCl2 के साथ रिएक्शन की जा रही है तो आप क्या काम करें? दोनों Cls को हटा दें 2H के साथ, तो फिलहाल जो पिक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? ट्वाइस ऑफ HCl। देखिए अमीन आसान भी और अमीन मुश्किल भी है। अगर इन्हीं का रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने लगोगे तो आपको ये चीज़ें मुश्किल भी लगेंगे, लेकिन अगर आप एक बार गांठ बांध लो, अभी तक मैंने जितनी रिएक्शन की है आपको नहीं लग रहा कि सब में सर ने H ही हटाया है? H हटा के उस पर्टिकुलर रिएजेंट को जोड़ रहे हैं, वही काम करना है आप लोगों को। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा जी? ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसे रिंग, और रिंग के साथ बन जाएगा नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा आइसोसाइनेट। सिंपली थायर वर्ड यूज नहीं करेंगे आप, आइसोसाइनेट। जैसे फिनाइल है तो फिनाइल आइसोसाइनेट, और कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिख देते हैं एन फिनाइल आइसोसाइनेट। एक ही बात है भैया, एन फिनाइल आइसोसाइनेट। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक टेस्ट जिसका नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट। वैसे ये टेस्ट जो होता है 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होता है। कितने लिए? किसके लिए? 1 डिग्री अमीन के लिए, या फिर कोई एरोमेटिक अमीन के लिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन पढ़ाई थी, आप याद करके बताना मुझे कि पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई। CH3NH2, और साथ में हम लोगों ने लिखा था CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक। सर एक्वस लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा। तो यहाँ से कंपाउंड जो बनता था वो क्या बनता था? CH3NC, और मैंने इसको लिखा था बेटा ये टेस्ट भी है, फॉल स्मेल होती है। जब आप लोगों को प्रीवियस रिएक्शन याद आएंगे तो आपको पता लगेगा, लास्ट के 3-4 सवाल ना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंतिम वाला जो स्टेप होता था वो यही होता था, कार्बाइलामाइन स्टेप, है ना। अब जरा इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करेंगे शुभ। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा जी, बहुत ध्यान से प्यार से इसको समझने की कोशिश कर। इसके मैकेनिज्म पर सीधा सीधा चलते हैं ना, सीधा सीधा इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं। एक बात सुन जरा, तू याद कर, एक बात जरा याद कर, आपने आज से पहले CHCl3 की रिएक्शन कहाँ देखी थी? कौन सा रिएक्शन था वो? कौन सा नेम रिएक्शन था फिनॉल का जहां पर CHCl3 यूज करते थे? नाम आएगा रीमर-टीमर रिएक्शन, और वहां पर आप लोग बना देते थे उसको सैलिसिल्डिहाइड बना देते थे। उसका जरा इंटरमीडिएट याद करो, तो आपको इंटरमीडिएट सर ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था, दैट इज कार्बीन। क्या इंटरमीडिएट होता था? कार्बीन। चलो चेक कर लेते हैं कैसे।
सर ऑब्वियस है, आप बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, बेस जी आएंगे और इस H को अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा करने से C बनेगा, Cl बनेगा, Cl बनेगा और Cl बनेगा। और यहाँ से कौन सा चार्ज बन जाएगा बेटा जी? नेगेटिव चार्ज। लेकिन आप लोग जानते हो कि नेगेटिव और ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ से Cl नेगेटिव और चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ से एक रिएजेंट तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, जिसका नाम क्या होता है? कार्बिन। और अगर कोई तुमसे पूछे कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, तो इसका आंसर होगा सर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऊपर, एंड इट इज नॉट ए लॉन पेयर। किसी की इच्छा हो इसको लॉन पेयर बोलना तो मूर्खतापूर्ण काम है। लॉन पेयर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी वजह से ऑक्टेट पूरा होता है। जैसे अमोनिया का मैं बना लेता हूं, मैंने बोला अमोनिया के पास ये जो दो डंडे सन्ने लिखे हुए हैं गोले जो तुम्हारी तरफ को देख रहे हैं, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये लॉन पेयर पढ़ाया है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये लॉन पेयर ये भी लॉन पेयर? आंसर होगा नहीं। क्यों? इसकी प्रेजेंस की वजह से इस कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट पूरा हो रहा है, जबकि यहां इसकी प्रेजेंस से ऑक्टेट कहां पूरा हो रहा है? तो लॉन पेयर की डेफिनेशन में ये बात बोली जाती है, वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी प्रेजेंस से मॉलिक्यूल का या सेंट्रल एटम का क्या पूरा हो रहा हो बेटा जी? ऑक्टेट पूरा हो रहा हो, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो बच्चा? 8। तो यहां से मेरे पास बन जाता है, यहां से मेरे पास बन जाता है सर ये कार्बिन नाम की एक स्पीसीज जो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। कार्बिन, कीप इन योर माइंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, राइट? कार्बिन। अब चलो सर ये बात तो आपकी समझ में हमें आ गई और बढ़िया से आ गई है, कोई दुख दर्द वाली बात ही नहीं है। फंडामेंटली दिस इज क्लियर टू अस। सी, अब प्यारे बच्चों एक बात और बतानी है तुम लोगों को, मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना सभी। अब ये बात तो ठीक है, ये कार्बीन है सर, अब आप रिएक्शन किस पे कराने जा रहे हो ये मैटर करता है। तो सर यहाँ से मेरे पास CH3, यहाँ से मेरे पास N, और यहाँ से मेरे पास H, और यहाँ से मेरे पास H, और इसके पास है लॉन पेयर। आप जरा इसको एक बार कार्बिन दिखा के तो देखो। इसको सिंगलेट कार्बिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? क्लोरीन है ना, इसलिए सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है, फिलहाल के लिए सिंगलेट है। अब क्या काम करेगा? ये वाले लॉन पेयर इस वाले इलेक्ट्रॉन या इस वाले कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल पे चले जाते हैं। जिसको नहीं आइडिया, तो इस टाइप से ना मॉलिक्यूल बना होता है बेटा, ऐसे। ये सिंगलेट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस वाले ऑर्बिटल को जाके ऑक्यूपाई करते हैं। अधूरा बच्चा क्या काम करेगा? इसको भी लॉन पेयर मान लेगा और इसको भी। उसके दिमाग में ये कभी आ ही नहीं सकता कि इन दोनों का भी कोई अटैक झटक पॉसिबल है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा करने से जो आपके पास प्राइमरी कंपाउंड दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। CH3 आपको यहाँ नाइट्रोजन दिखेगा, ऊपर यहाँ H दिखेगा, यहाँ H दिखेगा। अब तो बॉन्ड हो बन गया। Cl कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑब्वियस है, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाना चाहिए? नेगेटिव। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया है, तो इस भाई के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। अब आपके पास कौन है बेटा जी? KOH अल्कोहलिक, एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस। तो क्या काम करेगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। एक बार HCl को यहाँ से उड़ा देगा, एक बार HCl को यहाँ से उड़ा देगा। तो मैं डायरेक्ट ही अपने एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ इस कंपाउंड को। जब ऊपर वाला HCl जाएगा तो एक डबल बॉन्ड, नीचे वाला जाएगा तो एक और बॉन्ड, तो पिक्चर क्या बनती हुई नजर आएगी? CH3NC बनती हुई नजर आएगी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है सर, इसको स्टेट में लिख लो कुछ ऐसे, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो आपने कंपाउंड बनाया है यही बेसिकली फॉल स्मेल है, और बकाया जितना भी कुछ निकल रहा होगा वो सभी क्या है? HCl है, जो कि गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। तो फॉल स्मेल जो है आप लोगों को यहाँ पर दिखनी चाहिए बेटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सर क्या इस पर्टिकुलर की जगह एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सर 2 डिग्री और 3 डिग्री की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होती। बल्कनेस की वजह से रिएक्शन हम उस केस के अंदर नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आप लोगों को एक सवाल दे देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें से किसके अंदर कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपको दिखेगा? ठीक है, सोच समझ के बताना। इनमें से किसके अंदर कार्बाइल अमाइन टेस्ट आप लोगों को दिखेगा? अब किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर 2 डिग्री क्यों नहीं देगा? एक H और Cl चला जाएगा तो C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C बन जाएगा, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा बेटा उस केस में। आप सोचिए इनमें से कौन कार्बाइल अमीन रिएक्शन टेस्ट दे देगा? ये सवाल है।
इनमें से कौन कार्बाइल अमीन रिएक्शन टेस्ट दे देगा? सोचो समझो और मुझे बताइए। सर ऑब्वियस है सर, पहला वाला ये टेस्ट देगा ही देगा। क्यों देगा सर? सर इसकी डिग्री देखो ना, हमें तो इन दो एच से मतलब है। नहीं समझ में भाई, इसकी डिग्री 1 ही है, आप इसको 3 डिग्री मत मान के बैठ जाना। यस इट विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट। जबकि इसके अंदर देखें तो सर ये बिल्कुल नहीं देगा, जबकि इसके अंदर ये टेस्ट मिलेगा, जबकि अंदर ये टेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कार्बाइल अमीन टेस्ट देने वाले रिएजेंट है। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको नोट करेंगे सभी। नोट इट डाउन। बिल्कुल हो सकती है, CO2 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, कोई समस्या नहीं है, उसमें HGO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा जब भी नेम रिएक्शन आती है ना नमन और निखिल, जब भी नेम रिएक्शन आती है तो आप चलो जी, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मीडियम अल्कोहलिक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अल्कोहलिक मीडियम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया वो कार्बाइल अमाइन वाला गेम समझ में आया? जब तक तो वॉइस नहीं गई थी ना। यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन से मतलब है, 2 हाइड्रोजन होंगे तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा ही देगा। चलिए अगला सवाल करेंगे, ये बात नोट कर लिए होंगे तो। लास्ट ईयर तक 12th क्लास का बैच का टाइमिंग यही होता था, पता है आप लोगों को? टाइम बहुत बेस्ट है ये पढ़ने के लिए, जितनी बात बोलूँगा ना बिल्कुल दिमाग में जाएंगी। बहुत बेस्ट टाइम है। लेकिन इस टाइम पे देख रहे हो ना कितने आए हो, ये हरकत होंगी, क्योंकि किसी को सिलेक्शन थोड़ी चाहिए, एक टैग चाहिए। हाँ भाई हम लोग पढ़ तो रहे हैं, 18 नहीं हुआ तो क्या करें? नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, मन को पागल बनाने की क्रियाएं होती हैं ये। चलें भाई आगे। आजकल तो बेचारे पेरेंट्स, जब से मोबाइल का वो हुआ ना कोविड के बाद ना, बच्चे बहुत एक्टिव हो गए। कोविड के बाद ना उनमें अचानक से मैच्योरिटी आ गई है, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं। मैं तो मिलता रहता हूँ पेरेंट्स से, पेरेंट आते हैं बैठते हैं मेरे पास, मिलते हैं और बोलते हैं कि सर बच्चे को ना पता लग जाए। सोचो यार ये क्या सेंस है कि बच्चे को ना पता लग जाए कि पेरेंट्स मिलने आए। अब मैं इस बात का मतलब क्या समझूं? तुम ही बच्चे हो, बच्चों के, ऐसा फील होता है मुझे तो। चलें आगे, आगे बढ़े अनन्या। नींद आ रही है इस भाई को, 3 बजे तक ये सोता है, फोन चलाता है ना, फोन पढ़ रहा है। अभी तो पेपर खत्म हुए हैं इसके, अभी कैसे पढ़ जाएगा? अच्छा मेरे पास क्वेश्चन लाया पूछने के लिए? ठीक है तो आज तू पूछ के ही जाइयो, अगर तूने मेहनत करी है पूछ के जाइयो बेटा। चले बेटा आगे, भाई साहब आगे बढ़ जाएं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअल डेटा को सीखें। आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ जाएं बेटा। आदिशि बताओ, अचल, जोश, आदित्य। चलो अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, बेटा बातें नहीं प्लीज, लिख ले, लिख जल्दी लिख। कहाँ है अभी? तू यहीं है? तो बहुत पीछे है। बाकी तुम लोग नोट नहीं कर रहे क्या? नोट हो गया ये? हम्म, कर दूं आगे? चलो ये सवाल देखेंगे भैया, ये कितना सिंपल सा सवाल है। आपसे पूछा हुआ है कि कोई कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है जी, और 3 कार्बन है। तो यार ये तो हमारे दिमाग में आ ही गया है कि भाई कैसा होना चाहिए, भाई मस्ट बी CH3 CH2 CH2 और ये NH2। देखना जरा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब सेट है क्या? 3 और 6 9, बिल्कुल सेट है भाई।
और आपसे पूछा है कार्बालामाइन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ से जो कंपाउंड बन रहा होगा ये भी लिख ही देते हैं, दैट विल बी NC। आपसे पूछा है, आपसे इससे पहले ये रिएक्शन जो करा रहा था, किससे करा रहा था बेटा जी? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। उसमें CO को क्या कर देता था बेटा? हटा देता था। इसका मतलब मुझे तो यही वाला रिएजेंट नजर आ रहा है, ये यस और नो? इसमें जो ये X होगा बेसिकली कौन होगा? ये देखो CO हट गया तो यही वाली पिक्चर बन गई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। बिल्कुल खत्म सवाल, ठीक है ना, बिल्कुल ही खत्म सवाल है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल के अंदर। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट देखने की ये मेंस के सवाल है बेटा जी, ठीक है ना, जिनको खत्म आप लोग अभी समझ रहे हो मेन। लेकिन बेटा अब जैसे मेंस आया है 2018 में आ गया सवाल, अब बच्चा क्या काम 15 में आ गया, अब 15 के सवाल को देखेगा, ये तो आता है मैं तो कर लूंगा मेंस। लेकिन आप पिछले 2-3 साल का अगर देखोगे ना मेंस, तो आपको समझ में आएगा वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है। बिल्कुल ऐसे पलट के रख दिया है लेवल पेपर का, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी पढ़ना जरूरी है। सर कभी आप कहते हो NCERT पढ़ लो, कभी आप कहते हो मुश्किल पढ़ लो, आप खुद ही क्लियर नहीं हो। भैया मैं बहुत वेल क्लियर हूँ, मेरी बात को एक बार दोबारा सुन लो। इफ़ यू वांट सिलेक्शन तो आपको 2-3 चीज़ों पर काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, आप जो भी टॉपिक पढ़ें, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे आपके मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स तो मत छोड़ना, NCERT वो तो मतलब कुछ भी है। मैथमेटिक्स की NCERT इज द एग्जाम्पलर ऑफ कौन सी किताब है वो? RD शर्मा से भी नीचे एक आती है, RS अग्रवाल से थोड़ा ऊपर आती है, ML अग्रवाल, है ना, बढ़िया किताब है ना ML अग्रवाल, मस्त है ना। उसके सारे एग्जाम्पल कर लो, आपने NCERT की मिसलेनियस कर ली, उसके जितने भी एग्जाम्पल कर लोगे NCERT की मिसलेनियम, एक आध सवाल ही ऊपर नीचे होगा, वरना डिट्टो उठा के डाल दिया बेचारों ने। बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई किताब है। सी इधर आओ, बहुत ध्यान से सुनो। आप लोग एक काम करो, जो भी नोट्स पढ़ो प्लस NCERT वर्ड टू वर्ड जरूर करो भैया, क्योंकि ये जो समय है ना बेटा, अभी आप लोगों का अक्टूबर खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर जो मंथ होता है ना, फेस्टिवल मंथ होता है, जैसे दिवाली वाली सब प्रोग्राम चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो आप इन्वॉल्व हो ही जाओगे, क्योंकि यार अपना बड़ा त्यौहार है। आप नहीं होगे आपका टीचर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब 10 कहूँगा मैं, लाख बच्चों में से वो 10-20-15 बच्चे ऐसे होंगे जो फेस्टिवल को प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं करेंगे, अपना पढ़ रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर रहे होंगे, वो ठीक भी है। सुनो, NCERT वर्ड टू वर्ड का पूरा प्रण ले लो। आप लोगों को एक किताब को, आपको 10 किताब नहीं पढ़नी, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ देना है। जो बच्चा इस प्रोसेस में फॉलो हो गया वो समझ लो सिलेक्शन ले जाएगा मेंस में बहुत अच्छी तरीके से। एक बच्चे के नाम बोलूं, लास्ट ईयर 12th क्लास की एक लड़की थी, नाम था नैन्सी। जानता है कोई बच्चा तुम में से? जानता है? नैन्सी स्टूडेंट थी। अब वो क्या काम करती थी? मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है। क्या हुआ मेरे भाई उसके साथ, मैं देखता था वो प्रॉपर केवल NCERT बेस रही पूरे 2 साल पढ़ी वो, 2 साल केवल NCERT। जैसे मैं तो कभी कभी उसको उठा देता हूँ, कभी डाउन कर देता हूँ, कभी बहुत ऊपर पहुँचा देता हूँ, लेकिन मेंशन कर देता हूँ भाई नीट वाले बच्चों का गेम नहीं है। और वो प्रॉपर समझती थी, सीखती थी, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाती थी, लेकिन उसका जो सवाल का पैरामीटर था वो NCERT वर्ड टू वर्ड ही रहता था, यानी कि केवल NCERT पर फोकस थी। और बायो तो बहुत ज़बरदस्त थी उसकी, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत वीक थी और फिजिक्स भी ठीक ठाक थी उसकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड नंबर आए 720 में से। और उसके साथ के जो बच्चे जो खोले पड़े बड़ी बड़ी किताबें, क्या हुआ? ना हुआ क्लियर। क्योंकि जितना बड़ा सवाल होता है उतनी उलझने भी साथ में होती हैं। आपको ये तो ध्यान रखना है कि मुझे तेज दौड़ना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपटीशन में आप जा रहे हो उसकी ज़रूरत क्या है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ट्रस्ट मी, आप JEE मेंस के स्टूडेंट हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप 25 सवाल में से, केमिस्ट्री के अंदर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 30 सवाल आए, 30 ही लगाने चाहिए, 30 में से 21, 22, 23 सवाल करके आ रहे हैं तो इट इज़ गुड इनफ। और जो बहुत तगड़े टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं ना, जैसे फैजान था, उसका पहला पेपर हुआ केमिस्ट्री में, मैंने पूछा भैया कितने सवाल ठीक हैं तेरे? बोला सर 24 किए हैं, 24 ठीक हैं। और सच में उसके उतने ही नंबर आए, 95, 96 कुछ ऐसा नंबर उसने बताया मुझे, और उतना ही आया। और इतना एग्जैक्ट उसने कर दिया। कैसे कर दिया?
वही एक ही रूल है, बड़ा पढ़ो, कितना भी बड़ा पढ़ो, आप पढ़ो अनवस्थी, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन जब पेपर आ जाता है, पेपर से 1-2 महीने पहले आप वो ज्ञान भी पढ़ना है, लेकिन साथ में आप उस पेपर के लिए भी तैयारी करो जो उसकी नीड है। जेईई मेंस की नीड है एनसीईआरटी को थॉरली रीड, प्लस एक और ऊपर टच लेवल, एक छोटा सा टच लेवल और ऊपर मार दो, यानी कि पीवाईक्यू वाईक्यू से उसको चीज़ों को कवर कर दो, और बाकी एनसीईआरटी के बारीक सवालों को करो। एक किताब को 2-3 बार करो कम से कम, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और आप पढ़ गए ना चक्करों में, एक किताब कर लिया, अब लो दूसरी भी कर लेता हूँ, तीसरी भी कर लेता हूँ, फंस जाते हैं बच्चे। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था इस पूरे डेटा से, एनसीईआरटी इज द की ऑफ जेईई मेन और नीट, इसलिए एनसीईआरटी फोकस्ड रहिए। टीचर जर्नली क्या होते हैं, पढ़, देखो भाई मैं अब एक बात बताओ, नॉर्मली बता रहा हूँ तुम लोगों से भाईचारा, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। देखो मेरे को क्या फ़र्क पड़ना, बताओ, मैं भी आऊँ उल्टे सीधे सवाल कराऊँ, और करा भी देता हूँ, आपको पता है कभी कभी मूड होता है तो बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कराता हूँ, तो और वो ज़रूरत भी होती है इसलिए करा देता हूँ। लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, देखो तुम कक्षा 12th के बच्चे हो, है ना, मैंने 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ी जिसमें केवल केमिस्ट्री पढ़ी, केवल केमिस्ट्री। इसके बाद 2 साल मास्टर्स पढ़ी जिसमें केवल क्या पढ़ी बेटा जी, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद 2 साल मैंने प्रो मास्टर पढ़ी, इसमें भी केवल क्या पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी। और अब मुझे 4 साल हो गए हैं, लगभग 3.5 साल पीएचडी करते हुए, और अब भी मैं क्या पढ़ रहा हूँ बेटा, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। आई बात समझ में? तो आप ये समझोगे ना, इस गेम को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अगर टीचर, मैं अपना एग्जाम्पल लिया है, कोई भी टीचर अगर घुमाना चाहे ना गेम को, तो आपको बहुत ऊंचे ऊंचे सवाल कराएगा और आपको फील होगा वाह मजा आ रहा है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। तो पेपर की जरूरत नहीं है, वो टीचर की जरूरत थी उस समय, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, बढ़िया माहौल बने, क्लास में पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट हो। लेकिन पेपर की जरूरत वही है एनसीईआरटी। फोकस करिए, कोई टीचर बताएगा नहीं आपको, क्योंकि सबके भाई देखो अपने अपने वो हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और इवन फिजिक्स के लिए तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, जो टीचर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ा रहा है ना फिजिक्स में, वो पागल बना रहा है तुम लोगों को। फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स गेम है थियोरी का। फिजिक्स जो असली गेम है, फिजिक्स वो थ्योरी का है। इस बात से परे मत हो जाना आप लोग। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में लगे हुए हैं, बढ़ बढ़ के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, तू ना भर का न्यूमेरिकल देख मारा है। आप देख लेना, थियोरिटिकल कमजोर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और आप लोगों का जैसे जो रे ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है, उसमें आपको खूब लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, लेकिन बिना कॉन्सेप्चुअल खिल जाओगे उसमें। आपको कॉन्सेप्ट से डील करना ही पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन विद HNO2, क्या रिएक्शन है बेटा, सुन, रिएक्शन विद HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। अच्छा, एक होता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, एक होता है नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। काम की बात सुनो, पहले ट्रिक समझेंगे। ट्रिक कहती है कि मान लो आपके पास ऐसा कोई अमीन है, दिस इज ओनली ए ट्रिक नॉट द मैकेनिज्म, और तुमने इस पर डाल दिया HNO2, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है HNO2। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो पिक्चर बनेगी वो किसकी बनेगी, एक तो बन जाएगा कौन बेटा जी, पानी का मॉलिक्यूल, एक बन जाएगा कौन यहां से N2 गैस, और यहां से R और H की क्या हो जाएगी बेटा जी, दोस्ती हो जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो जो कंपाउंड बनने जा रहा है वो एक तो बन जाएगा एल्कोहल, और एक बन जाएगा आप लोगों का क्या बेटा जी, N2 गैस, और एक बन जाएगा आप लोगों का वाटर मॉलिक्यूल। एक बात और कहनी है, लेकिन मान लो सिस्टम अगर यहां पर, सुनना ध्यान से, एरोमेटिक होता, कैसा सिस्टम होता बेटा जी, एरोमेटिक, तो सर पिक्चर तो वही होगी सर, ऐसे ही करेंगे हम तो, हाँ ऐसे ही करो, पानी तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम इसको ऐसे लिखोगे तो ये बन जाएगा ArN2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, पहले स्टेप में। अगर मान लो कोई हेलाइड वेलाइड है तो Cl भी लग जाता है, जैसे BDC। इन शॉर्ट में इसको बता रहा हूं पॉजिटिव। अब ये N2 गैस बाहर नहीं निकलेगी, रीजन क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होने लगा है इस एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर। नहीं समझ में आया? तो मैं तुमसे पूछूं, एलिफेटिक अमीन का डाई एजोनियम नहीं बनता, लेकिन एरोमेटिक अमीन का डाई एजोनियम बन जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होगा? एनसीईआरटी का सवाल है, आप बोलना। द डाई एजोनियम ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज मच मोर स्टेबल, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रज्जो,
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा आप लोग एक बात बताइए, स्टेबल का मतलब क्या घोर स्टेबल है? नहीं भाई, बीडीसी माना स्टेबल है, लेकिन बीडीसी से कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं कम टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री, यानी कि लगभग 4, 5, 10 डिग्री टेम्परेचर तक भाई की स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन जैसे आप इसको वार्म करें, तो वार्म करते ही दोबारा से वही काम होगा जो यहाँ हो रहा था, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई? ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा उसी अल्कोहल में, यानी कि बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनॉल में। क्या आपको मैं कॉन्सेप्ट को समझा पाया? अगर समझा पाया हूं तो जरा अगली बातें करता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। रिएक्शन विद HNO2, रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। सर दोनों में क्या अंतर है? एक ही तो बात है मेरे बच्चा, ये Na है और यहां से कौन है? Cl। कौन बाहर कर दे? NaCl। तो देख जरा कंपाउंड क्या बन जाएगा? HNO2। 0 to 5 डिग्री रिएक्शन पर अगर बेंजीन एनिलीन पर ये रिएक्शन होती है तो इसी रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। और यहां तो नाइट्रस रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल इज टेकिंग प्लेस। होता क्या होगा समझो, ये बेटा नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड 2 है और यहाँ से OH है। बड़ा ही सिंपल तरीका तो ये है कि OH नेगेटिव यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो है ना डेल्टा पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, दैट इज NO पॉजिटिव। कौन जनरेट हो जाता है बेटा जी? यहाँ से NO पॉजिटिव। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब यहाँ से जो NO पॉजिटिव जनरेट हुआ है, यही NO पॉजिटिव एक्चुअल में रिएक्शन करता है। और कैसे रिएक्शन करता है सीखिए। जैसे मैंने बोला RNH2 और O, आप केवल इतना याद रखेंगे, केवल और केवल इतना कि यहाँ से क्या बाहर निकालना है तुम्हें? पानी। और पानी बाहर निकालते ही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? R। और यहाँ से आ जाएगा N, यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से आ जाएगा N। यस नो? बोलो बेटा जी। और एक्चुअल में ना ये नाइट्रोजन जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो N ऐसे बना देता है, तो बोलते हैं N2 पॉजिटिव। इसको जनरली किताब ऐसे लिख देती है बचने के लिए, RN2 पॉजिटिव। अब फाइनल स्टेप में कौन है बेटा हमारे पास? सर फाइनल स्टेप में तो वही है, OH नेगेटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, सुनो भाई पॉजिटिव चार्ज है, सुनो ध्यान से। अब ये वाला स्टेप RDS है जो मैं अभी कराने वाला हूँ। ये N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाती है और N2 गैस बाहर होते ही पिक्चर कैसा बन जाता है? कार्बोकटाइन। ये जो आप लोगों ने कार्बोकटाइन बनाया ना प्यारे बच्चों, दैट मे रीअरेंज इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और नहीं है तो ये OH नेगेटिव जो आप लोगों ने तोड़ा था ना अभी, OH नेगेटिव ऐसे, ये OH नेगेटिव जी आएंगे भाई साहब पर अटैक करेंगे। और OH नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो यहां से बन जाएगा कौन बेटा जी? एल्कोहल। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखना। मैंने तुमसे बोला कि सबसे पहला काम है NO पॉजिटिव का अटैक। NO पॉजिटिव के अटैक से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर करके इसको बना दो क्या बेटा जी? N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव एज ए गैस बाहर निकल जाएगी, यही स्टेप RDS है। और RDS में जो बनने वाला इंटरमीडिएट होता है दैट इज कार्बोकटाइन। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी तो इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करना बच्चे भूल जाते हैं, ये गेम है बस, इसको रीअरेंज करना जो है भूल जाते हैं। तब इसके बाद फाइनली OH नेगेटिव अटैक करता है। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, थोड़ा भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे सभी। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? सर ये तो सर 1 डिग्री है, चलो समझ में आ गया, N2 गैस उड़ गई, ये टेस्ट भी है बेसिकली। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना भैया, एक H है, बस एक ही H को बाहर कर दे और N2 पॉजिटिव बना दे। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है यहाँ जो पिक्चर बनती है, ये बनता है R, ये बनता है N, यहाँ बनता है R और यहाँ बन जाएगा कौन बेटा जी? दैट इज NO। क्या बन जाता है यहाँ से बेटा जी? NO की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ मुझे लिखना चाहिए देयर इज नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। पर पता देखो सवाल ना ये आता ना ये आता, ये तो चलो फिर भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता। सवाल जो आता है वो ये आता है, अगर आप सीखोगे तो अच्छा लगेगा। सी आपसे पूछेगा ये CH3 है, ये C है, ये H है, ये CH3 है प्यारे बच्चों। और आपसे यहाँ दे देगा बेटा जी ये आपके पास है CH2 और इसके साथ में लगा हुआ है NH2। और आपसे बोलेगा बेटा जी HNO2 की रिएक्शन कर दो, और पहले स्टेप में यहीं इसको हटाकर OH लिख देगा ऑप्शन में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब पहले स्टेप में एक्चुअल में हुआ क्या होगा। इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा यहाँ से, सब टूट टाट के कार्बोकटाइन बनेगा, और इस कार्बोकटाइन की रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। जब ये रीअरेंज होगा तो ये बीच में आ जाएगा, और बीच में बनने से ऑनलाइन वाले बच्चों को देखेगा, तब ये बीच में आ जाएगा, और बीच में बनने से यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब जाकर फाइनली क्या होगा? चल OH नेगेटिव जी आएंगे और अटैक करेंगे इस पर, और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल इज फॉर्म। इज इट ओके? इज इट ओके? बताओ बेटा जी। यानी कि आप में और बाकियों में अब ये अंतर हो गया कि बाकी केवल यही समझेंगे NH2 को हटाओ, या तो BDC बनाओ या फिर OH बनाओ।
लेकिन आप लोग ये गेम समझ में आ गया कि सर ये जो कार्बोकैटायन इसका मैकेनिज्म फॉलो होता है, और ये जो कार्बोकैटायन है दैट में रीअरेंज, ये कैसा हो सकता है बेटा जी, रीअरेंज हो सकता है। उस रीअरेंजमेंट से डिग्री ऑफ अल्कोहल में चेंज। कृपया करके नोट कीजिए स्पीड में, कृपया करके इसको स्पीड में नोट करेंगे सभी। ये जो नीचे आप लोगों ने कंपाउंड लिखा है एनो वाला, ये येलोइश इन कलर होता है, येलो कलर लिख देना, ये वाला येलो होता है नीचे वाला। जल्दी से जल्दी, डेटा समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। बिल्कुल, इसको नमन, इसको डिस्टिंग्विश में ही यूज करते हैं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन कैन बी सेपरेटेड बाय दिस टेस्ट। नाइट्रस टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। सुना हो तो लिबरमैन नाइट्रोसो सुना हो अगर आप लोगों ने, तो इसी टेस्ट का नाम होता है नाइट्रोसो। एन डबल बॉन्ड ओ को हम लोग नाइट्रोसो वर्ड भी यूज करते हैं, नाइट्रोसो। टेस्ट सारे हम लोग एक ही जगह पढ़ाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। चलें जी आगे, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। बताओ, अक्षित, अमोघ, मयंक, चिराग, गौरवी, जयती, मुकुल, निखिल, रिधिमा, वानी, सिद्धि, उत्कर्ष, पलक। बहुत अच्छी तरीके से डेटा क्लियर होना चाहिए बच्चा, है ना। चलो, नोट हुआ बेटा, बातें नहीं प्लीज। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखें सभी। बेटा बातें नहीं। चल, 2-3 अच्छे सवाल हैं, पहले इनको देख ले जल्दी जल्दी। सुनो भाई प्यारे बच्चों, इसको देखना। आपके पास एक ग्रुप है जिसका नाम है बेंजीन के ऊपर NH2 विच इज नथिंग बट द एनिलीन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा जी, एनिलीन। और इसकी रिएक्शन करानी है NaNO2 प्लस HCl से। बेटा इस रिएक्शन का नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। बड़ी सिंपल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो बेसिकली, सर कितना तो सिंपल आपने बता दिया कि NaNO2 प्लस HCl का मतलब वही HNO2 ही है। और यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, BDC। सर एक बात बताओ, यहां कैसे N2 गैस नहीं निकली, तो बोलना भैया हाँ ये स्टेबल है, ये स्टेबल है कम टेम्परेचर पर। इट इज ड्यू टू रज्जो। बेटा जी क्या आपको NCERT का एक सवाल क्लियर हो गया? वो आपसे पूछेगा एलिफेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड इज नॉट स्टेबल बट एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड इज स्टेबल। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं आएगी, एरोमेटिक में रेजोनेंस आ जाएगी। और 12th लेवल पे आप समझ लीजिए, जब भी एलिफेटिक और एरोमेटिक का कंपैरिजन हो रहा होगा, मतलब 100%, 99 भी नहीं, 100% आंसर उसका ड्यू टू रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक का कंपैरिजन होगा किसी भी केस में, तो 100% उसका आंसर रेजोनेंस ही होगा घुमा फिरा के। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा सा सवाल है, कितने बच्चे इसको समझ गए। NaNO2 प्लस एक्वस HCl, अरे कुछ और नहीं है, वही है NaNO2 प्लस HCl। 0 to 5 डिग्री, सर ये तो वही रिएक्शन है BDC वाली, या वही रिएक्शन है नाइट्रस एसिड वाली। लेकिन अब BDC तो तब बोलता जब यहाँ रेजोनेंस टाइप का कुछ बनना होता, देयर इज नन रेजोनेंस। और रेजोनेंस नहीं है तो पहले ये पिक्चर बाहर जाएगी और यहाँ से जनरेट होगा दोस्त कार्बोकैटायन।
और ये बात अब शायद तुम्हारे लिए गड़बड़ नहीं होगी ये कहने में कि सर ये बॉन्ड टूट के इसके साथ जुड़ेगा और ये भी कितने मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, 6 मेंबर्ड में। तो उसका 6 मेंबर्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है और लास्ट में, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। यस सर नो भाई, जब इसके साथ जुड़ेगा तो तभी तो कौन अटैक करेगा फिर आकर, Cl नहीं, OH नेगेटिव आकर अटैक करेगा। तो ये NO2 तो होने से रहा, यहाँ आ जाओ, इस केस में बन सकता है, ये नहीं बन सकता, बी ही आंसर होगा। OH ही तो अटैक करेगा ना। पल्ले पड़ गई बात, आसान है भाई, बहुत आसान है। अगर हीट ऐड कर देंगे तो एल्कीन बनेगा। अगला टॉपिक वही है बिना मन, हीट ऐड कर देंगे तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहल बना हुआ हो और आपने टेम्परेचर दे दिया, ओवर टेम्परेचर क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्कीन बन जाएगा। आगे बढ़े, अभी देखता हूं, हमने देख लिया, दो तो देख लिया। बहुत सारे फैक्टर और भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे इन सब सवालों के लिए तो रेजोनेंस वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर मान लो सवाल आप लोगों का NMR से आ गया, IR से आ गया, एलिफेटिक का और एरोमेटिक का, अब उनका रीजन तुम्हें IR से देना है या UV से देना है, तो आप रेजोनेंस थोड़ी लगाओगे, नहीं। मैंने बोला 11th 12th लेवल के जो सवाल हैं उन सभी का आंसर जहाँ एलिफेटिक एरोमेटिक आ रहा हो उस सवाल का आंसर रेजोनेंस से ही हो जाता है। आई बात समझ में। आगे जाके जब हायर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता है, मशीन की मदद बहुत ली जाती है, मशीन की मदद जो है इसके अंदर ली जाती है। सुनो प्यारे बच्चों, मैं इसलिए छेड़ना नहीं चाह रहा था ना, बच्चे कह रहे हैं NMR क्या है, अब बताओ इनको NMR क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये सवाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या ये सवाल दिखाई दे रहा है बेटा जी? इधर देख जाए, इस सवाल का आंसर बता बेटा, सोच इस सवाल का क्या आंसर होगा। इस सवाल का आंसर सोचेंगे भाई सभी, बताइए जी। और यहां से NH2 है सर, बड़ा ही सिंपल है सर। ये जो रिएक्शन है ये तो ये बता रही है कि इसको हटाना है और यहाँ पहले एक कार्बोकेटाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये कार्बोकेटाइन तुम्हारा बना पड़, बताओ ये रीअरेंज होगा या नहीं होगा, ये पहले रीअरेंज होगा या नहीं होगा बताओ, हर्ष बताइए जरा, क्या ये रीअरेंज होगा, होगा या नहीं होगा? भाई साहब सब पढ़ाई जो है ना मुझे लग रहा है भाई हो ही नहीं सकता, बल्कि होगा तभी तो होगा। अगर यहाँ कोई बल्कि ग्रुप होता तो जैसे हमने पहले किया, जो बल्कि था तभी किया हम लोगों ने, अब बेसिक कॉन्सेप्ट ही खराब करके बैठे तो कैसे काम चलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, बल्कि होता तब वो इधर चला जाता और वो आ जाता। हाइड्रोजन को बल्कि थोड़ी ना बोलते, तो इसका मतलब यहाँ हीट दे रखा है, ठीक है सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस, ये पॉजिटिव है सर। यहाँ से ये क्या छटा ना भाई, पहले तो OH लग गया होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा नालायक को, ये बन गया OH ऐसे, ये ऐसे OH बन गया। अब यहाँ OH ऐसे बन गया, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस क्योंकि आपने हीट दे रखा है। इवन एलिमिनेशन होगा, यहाँ कौन सा एलिमिनेशन होगा बेटा, इवन। और इस इवन एलिमिनेशन के चलते जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए भाई, ये 12 यहाँ से जाएंगे और ये पॉजिटिव बनेगा। अब बनाओ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर, अब तो सर होगा। ये वाला कार्बन पिक्चर इधर चली जाएगी, तो पहले स्टेप में जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी बेटा। दूसरे स्टेप में यहाँ से OH जुड़ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ से OH जुड़ गया। अब यहाँ से आपको जानते हो कि यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों बाहर, और ये पिक्चर कुछ ऐसी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? H अब भी रहेगा क्योंकि सर H एक नहीं है, दो H है इधर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, फंडामेंटली ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है शुभ। नेक्स्ट रिएक्शन होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने पहले भी पढ़ी है। आपको याद है एनिलीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर पे करते थे तो व्हाइट कलर की पीपीटी बनती थी जिसका नाम होता था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। कुछ याद आ रहा है? इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बहुत सुंदर। लेकिन जब यही रिएक्शन अगर Br2 एक्वस की प्रेजेंस में यहां करते हैं तो महाराज का नाम है एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड, और एसिटानिलाइड का जो नेचर होता है वो ऑर्थो पैरा होता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पर ही ब्रोमीन लगाना है आप लोगों को, भले ही आप एक्वस Br लगा रहे हो। तो यहाँ Br बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, NHCOCH3। मैं बेसिकली मेजर लिखने में इंटरेस्टेड हूँ अभी, इसलिए मैं ऑर्थो नहीं लिख रहा। तो ये जो पैरा सर ने लिखा है दैट इज मेजर कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा बेटा जी, मेजर। कृपया करके इसको स्पीडली आप लोग नोट करेंगे सभी, कृपया करके इसको स्पीडली आप लोग नोट करेंगे सभी। जल्दी से जल्दी। बेटा बातें नहीं, बेटा एसिटिनाइल में ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। ऑर्थो एंड पैरा, या तो ऑर्थो पे लगा दे या फिर पैरा पे, ठीक है, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। मेटा पे ऐसा नहीं है, मेटा पे नहीं होती। मेटा का परसेंटेज 1% होगा, फ्रैक्शनल होगा, तो उसको लिखते नहीं है, ये कहना है। सी बेटा इसको खत्म कर लेता हूं मैं जल्दी से। देखो भाई, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। सी भैया नाइट्रेशन क्या होता है, कोई बच्चा बताए सर। नाइट्रेशन में यूज करते हो आप, सुन ले, HNO3 + H2SO4। ऑल दो साफ पता लग रहा है बोथ आर कंसंट्रेटेड, और इन दोनों के मिलने से जनरेट होता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव। अब समझदार बच्चा तो ये गेम जानता है कि यहां से आप लिखना चाह रहे हो सर एनिलीन, और यहां पर आप लोग लिखना चाह रहे हो HNO3 + H2SO4 कॉन्क। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली ऑर्थो मेटा पैरा तीनों ही लिख देता हूँ विद देयर परसेंटेज। तो यहाँ से मिल जाता है मेरे पास NO2, और उसके बाद मिलता है मुझे मेटा ज़्यादा क्वांटिटी में, और फाइनली वी हैव ऑर्थो। अब यहाँ से एक थोड़ा चमत्कारी काम ये बोला हुआ है कि भैया ये मेटा इतना ज़्यादा मिला क्यों। तो क्या इसका रीज़न आप लोगों को पता है? क्या आप लोगों को इसका रीज़न पता है कि मेटा वाला मेजर क्यों बन गया? तो इसका रीज़न ये है कि सर इन एसिडिक मीडियम एनिलीन कन्वर्ट इनटू एनिलीनियम आयन, सुन ले, विच इज कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग। यही रीजन है कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा वाली पोजीशन पर ज्यादा स्टेबल करेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही रीजन है कि मेटा भी ठीक ठाक अमाउंट में जो है हम लोगों को बनता हुआ नजर आता है। यही रीजन है कि मेटा भी हम लोगों को ठीक ठाक अमाउंट में बनता हुआ नजर आता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? अब कितनी सिंपल सी सटीक सी ये बातें हैं, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। सी एक काम और सुन लो, सुनो भाई, सुनो बेटा, आप ध्यान से सुनो। जैसे एनिलीन है, सुनो, पेन डाउन करके सुनो भाई। इस एनिलीन पर अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर देता हूँ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आप लोगों को पता ही है कि सर यहाँ ये रिएक्शन करने से पहले ये मत भूल जाना ये लेविस एसिड है, और ये कौन है बेटा जी, लेविस बेस। आप सोच रहे हो भाई जाकर अटैक करेगा, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा होगा भाई। यहाँ से NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव बन जाएगा, जो कि स्टेबल सॉल्ट है, जो कि एक स्टेबल सॉल्ट है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कि एक स्टेबल सॉल्ट है। तो सर क्या करें फिर कैसे इसका उपचार करा जाए? करा जा सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए भी ये बातें वैलिड है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए भी ये बातें वैलिड है। दोनों ही केसेस में आप जो कंपाउंड बनाओगे वो आपका डिजायर कंपाउंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्ट इज फॉर्म। तो क्या काम करना चाहिए सर? इस एनिलीन के साथ ही कुछ करते हैं। इस एनिलीन को ना पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग CH3COCl
इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन की प्रेजेंस में, कौन सा ग्रुप में, इसका नाम है एसिटानिलाइड, बोला है ना अभी थोड़ी देर पहले। और ये जो एसिटानिलाइड है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब फाइनली मैं चाहूँ तो इस पर रिएक्शन कर सकता हूँ जिसकी भी चाहूँ। मानो मुझे ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 डाल दूंगा माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में। ऐसा करने से ये बन जाएगा पैरा पर ब्रोमो और यहाँ से बन जाएगा NHCOCH3। और फाइनली अगर मैं चाहूँ तो इन डाइल्यूट HCl डाल के इसको वाइंड अप कर दूंगा दोबारा से, एक H यहाँ एक Cl यहाँ, तो वही CH3COCl बाहर हो गया और आपके पास जो डिजायर कंपाउंड है वो अंदर हो गया। पैरा ब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैरा ब्रोमो एनिलीन ऑल्सो। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई डायरेक्ट ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप नहीं कराते एनिलीन पर, क्यों? तो आप बोलोगे भैया यही रीजन है, पहले उसको एसिटानिलाइड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद पैरा ब्रोमो एनिलीन बना दो। गेम समझ में आया? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये। आप अगर अमीन का एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज देखोगे तो वहां पर ये बातें तमाम बार कही गई हैं भाई। चलें आगे दोस्त, कितना बच रहा है? बस 2 स्लाइड है, 19 ऐसी लिख रखा है, 2 स्लाइड है बस। कितने बजे से क्लास? 10:15 से बस अभी चल रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम है लास्ट ही आई थिंक सल्फोनेशन रिएक्शन। 3 डाउट्स भी तो लेने हैं। H2SO4 और ओलियम H2H2O7, H2H2O7 ओलियम या फिर फ्यूमिंग H2SO4, एक ही बात होती है। सुन ध्यान से, सुन रहे? जब ये लो टेम्परेचर पर होता है, कितने टेम्परेचर पर? लो, -15 डिग्री, 0 से नीचे वाला प्रोग्राम चल रहा है, तो उस केस में जो कंपाउंड बनता है आप तो जानते हो, एसिड और बेस आपस में कुछ कुछ होता है, और इस कुछ कुछ से क्या बनता है बेटा जी? NH3 पॉजिटिव SO4H, ऐसा ये कंपाउंड बना देता है। SO4H नेगेटिव ऐसा कुछ, या इसको NH4 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना? सॉल्ट बना दिया। काम की बात है ये। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा? हाई टेम्परेचर पे कंपाउंड बनता है कुछ ऐसा, ऊपर बन जाता है NH2 जैसा था, और इसकी पैरा पोजीशन पर SO3H आ जाता है जबरदस्ती। कुछ नहीं करना है, इसमें से पानी को बाहर निकाल दो। इसमें से किसको बाहर निकाल दें? पानी। देखो H2O, तो क्या बच गया? SO3 बच गया कि नहीं बच गया? और एक H तो इसका है ही इस पोजीशन पे, तो SO3 यहाँ पर फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है और पैरा पोजीशन पर जाकर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बोला, मान लो मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका मीनिंग समझते हो? AC2O। अरे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने कह रहा है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्वियस है, आप किसकी प्रेजेंस में कराना है इसको? पायरिडीन की प्रेजेंस में। AlCl3 की में कराया तो सर सॉल्ट बना देगा, तो जो A बनाएगा वो क्या बना देगा जरा देख के बताओ मुझे। सर ऊपर तो वही बन जाएगा एसिटानिलाइड, और पैरा पोजीशन पर CH3 है। अब Br2 डाल दिया इन्होंने CH3COH की प्रेजेंस में, आप देख लो, ऐसा मैंने बताया एसिड की प्रेजेंस में Br2 डालेंगे तो Br बन जाएगा। तो यहाँ से जब इस पर मैं रिएक्शन करूंगा तो इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे चला जाएगा तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा? NHCOCH3, यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा CH3। तुम्हें पकड़ पाए सवाल को या नहीं पकड़ पाए? बताओ बेटा, क्या ये बेसिक बात समझ में आई या नहीं आई? AC लिखा हुआ AC, नॉट एक्वस। AC का मतलब होता है बेटा जी असाइल ग्रुप, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप का नाम होता है असाइल ग्रुप, और OH मतलब एसिडिक एसिड। पल्ले पड़ा क्या? देखिए भाई, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लास के सभी बच्चों को पूरी ईमानदारी से रिएक्शन कवर करनी चाहिए। इफेक्टिवली ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा जी, गिव द डिक्रीजिंग। और अच्छा, अब ये कपलिंग पढ़ाएंगे तब आप लोगों को पढ़ाएंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली ये बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। अच्छा, आज की क्लास में आपने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है, जिसका नाम क्या है बेटा? नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको खत्म करा देंगे, डाई एजोनियम पढ़ाएंगे बेसिकली, है ना? डाई एजोनियम सॉल्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सल्फोनेशन में प्रार्थना, SO3H को पैरा पोजीशन पे लगाना है, ये ध्यान रखना है बस। SO3H को पैरा पोजीशन पे लगा देना है प्रार्थना, है ना?
ये डेटा क्लियर हो जाना चाहिए भाई सभी बच्चों को। मैं क्यूआर भी भेज रहा हूं, कभी कभी फाइल अपलोड होने में टाइम लग जाता है, तो आप क्यूआर जरूर रखा करो बेटा जी। अंशिका एक ये देख ले बेटा।